अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। जुल्फकार कहते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा सर्दियों का मौसम था तो हम लोगों के पास चंद लोग आए। उन लोगों ने एक लड़के को जिस तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लड़के की हालत बहुत ज़्यादा गैर थी। जगह जगह से कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर जख्मों के निशान थे। उन लोगों ने उसको बुरी तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसको लेकर आए। उस लड़के ने वहां पर बड़ा वावेला मचाया, बड़ा शोर शराबा किया, गालियां निकाली। बस वो ये कहता था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो मुझे पुकार रही है, मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। शाह साहब ने जब ये शोर सुना तो लोगों से कहा कि बताएं ये कौन लोग आए हैं, क्या माजरा, क्या मसला क्या है। उस लड़के के साथ जो आदमी आए हुए थे, उसके इसमें बाप थे, चचा थे, सारे उनके अपने रिश्तेदार थे। उन लोगों ने कहा कि ये हम लोगों का बेटा है और इसके साथ ये मसला तकरीबन 2 माह से बना हुआ है। हम लोगों के गांव में एक बहुत बड़ा इमली का बाग है। वहाँ पर चारों तरफ इमली के बहुत बड़े बड़े घने दरख्त हैं और वहाँ पर उसी घने दरख्तों में आगे जाए तो एक कुआं भी आता है। इसको 1000 बार मना किया कि उस साइड पर मत जाया करो। इमली के वो जो बागात हैं वो बहुत ज़्यादा आसेफ ज़दा है, वहाँ पर जिन्नात हैं। यहाँ तक कि अगर कोई इलाके का आम बंदा दिन के टाइम भी उन इमली के दरख्तों के पास जाता है उसको तोड़ने के लिए तो उनके ऊपर पथराव होता है और बाकायदा गुस्से से जैसे कुछ चिल्लाता है और दूर से जैसे कोई बोलता है कि चले जाओ, ऐसी आवाज़ें आती हैं। ये बाज नहीं आता। इसको बहुत दफ़ा रोका है। ये इस कुएं के पास जाकर कभी लेटता है, कभी बैठता है, इसको पता नहीं वहां पर क्या है। 2-3 बार इसके ऊपर भी जिन्नात ने हमला किया है, लेकिन इसको बहुत रोकने के बावजूद ये हमें बताए बिना वहां पर चला जाता है। आज से 2 माह पहले इसने ऐसे ही किया। हम लोगों के डेरे के ऊपर एक चारपाई पड़ी हुई थी। इसने वो चारपाई उठाई और वो चारपाई ले जाकर इमली के बाग के पास जो कुआं था उस कुएं के पास ये चारपाई बिछाकर लेट गया। ये शाम तक जब घर नहीं आया तो हम लोग जब वहां पर गए तो ये उसी कुएं के पास बेहोश पड़ा था। हम लोग बड़ी मुश्किल के साथ उसको वहां से उठाकर, क्योंकि उस वक्त भी वहां पर बहुत ज्यादा जिन्नात थे। चारपाई तो हम लोगों को होश ही नहीं रही उठाने की, चारपाई उल्टी हुई पड़ी थी और ये चारपाई के पास बेहोश पड़ा था। जैसे हम लोगों ने इसको उठाया, बाकायदा चारपाई को किसी ने उठाकर हम लोगों के ऊपर जैसे किसी ने मारने की कोशिश की हो, लेकिन हम लोग इसको वहां से लेकर निकल पड़े थे। उसके बाद जब इसे होश आया तो ये चिल्लाने लगा और कहने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हम लोगों ने इससे पूछा तो इसने ये कहा कि मैं वहां पर सोया हुआ था तो बाकायदा मेरी चारपाई, मुझे महसूस हुआ कि मेरी चारपाई हवा में है। जब मेरी आंख खुली तो मेरी चारपाई दरख्तों तक ऊंची थी और कुएं के ऊपर थी। जो ही मैंने अल्लाह अकबर किया, मुझे किसी चीज़ ने बड़ी ज़ोर से नीचे धक्का दे दिया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। हम लोगों ने इसको इतना समझाया, इतनी इसकी उस वक्त भी बेइज्जती की कि तुम क्यों वहाँ पर जाते हो जब हमने मना किया। वो दिन है और आज का दिन है, ये अपने होशो हवास में नहीं है। ये हर वक्त रोता रहता है, कोयले खाता है, मिट्टी खाता है, खाने के नज़दीक नहीं जाता, गंदा पानी जाकर पी आता है, हमें पता ही नहीं लगने देता, ना नहाता है ना कपड़े बदलता है। हर वक्त ये जैसे वीरानों में भागता है। कभी हम इसको कब्रिस्तान से पकड़ते हैं, कभी हम लोग इसको फिर से उन्हीं इमली के दरख्तों से उठा कर लाते हैं, यहाँ पर बेहोश हमें मिलता है। वो मखलूक इसके ऊपर इस हद तक हावी हो चुकी है, इसको मारती है वो मखलूक। इसको वो इतना मारते हैं, ये कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, वहाँ पर इसको ये मारते हैं। तकरीबन 15-20 दिन इसके साथ ये मामला हुआ है। हमने हर मुमकिन कोशिश की इसको किसी के पास लेकर जाएं। एक आमिल का पता चला, उनको घर लेकर आए। उन आमिल पर भी ये हमला आवर हो गया, इसमें इतनी ताकत आ गई, वो आमिल वहाँ से भाग गए। उसके बाद हम लोग एक दरगाह पर गए, हमें पता चला वहाँ से हम लोग, उन लोगों ने कोई चीज़ दम करके दी, वो इसको खिलाते पिलाते रहे तो ये कुछ नॉर्मल हुआ। ये जो अपने आप को मारता था, ये कोयले और मिट्टी वगैरह खाता था, वो खाना छोड़ गया और आराम से अब खाना भी खाने लग गया। लेकिन खाना इतना खाता है, इतना खाता है कि कोई आम इंसान वो खाना खा ही नहीं सकता। 20-20 रोटियाँ ये खाता है 1 मिनट में बैठ के और फिर हंसता है। कभी भी ये उठकर जाकर घर की ऊंची दीवार पर जाकर बैठ जाता है। हम इसको बड़ी मुश्किलों से उतार के लाते हैं। अब इसने जो काम शुरू किया है, जो हम लोगों ने इसको जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये हमारे घर में जो पालतू जानवर हैं, बकरियां हैं, मुर्गी हैं, ये उनको मारता है
مرغیوں کی اس نے گردنیں اکھاڑ دی ہیں، زندہ مرغیوں کی ان کو چیر پھاڑ دیا ہے، 2-3 بکریوں کی اس نے ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ اس کو اتنا غصہ آتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ اس کے اوپر یہ حالت آتی ہے تو یہ اپنے حواسوں میں نہیں رہتا، یہ باقاعدہ ہم سب کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے بہت دفعہ ہمیں بھی مارنے کی کوشش کی ہے، ہم اپنے بچاؤ میں بھاگ جاتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ یہ جب اس کے اوپر وہ کنڈیشن آتی ہے، اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، یہ چیزوں کو توڑنے لگتا ہے، پھر یہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر وہ دورے کی حالت آتی ہے تو اس کی آواز ایک عورت جیسی ہو جاتی ہے، باقاعدہ عورت کی آواز میں یہ بولتا بھی ہے۔ اس وقت سے ہم نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے اس کو ایک چارپائی کے ساتھ باندھ دیا تھا، اس نے وہ چارپائی بھی توڑ دی، پھر ہم لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں ہر چیز باندھ دی۔ اب ہم لوگ بڑی مشکل سے اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ اس دوران بھی ہم لوگ اس درگاہ پر جاتے رہے ہیں، دم کی ہوئی چیزیں لاتے رہے ہیں، تعویذ یہ پہنتا نہیں ہے، ہماری مدد کریں۔ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ ایسی مخلوقات کو انسان سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس وقت بھی اس کی حالت بہت غیر تھی، اس نے بہت شور مچایا ہوا تھا، عورت کی آواز میں ہی بول رہا تھا۔ اس کے اوپر اس وقت بھی دورے کی کنڈیشن آئی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ 7 اگربتیاں لے کر آؤ۔ وہ خادم اگربتیاں لے کر آئے۔ شاہ صاحب نے پہلے ان اگربتیوں پر پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد شاہ صاحب نے اس کے اوپر دم کیا اور ان اگربتیوں کو جلا کر اس کے باپ کو یہ کہا کہ 7 کی 7 اگربتیاں اس کے پاس لے کر جاؤ، یہ خوشبو کے پیچھے چلتا چلتا خود جس جگہ پر جا کر بیٹھے گا اس کو بیٹھنے دینا۔ اس آدمی نے ایسے ہی کیا، وہ باہر نکلا، اگربتیاں لے کر اس کے قریب جاتا گیا تو وہ دورے کی کنڈیشن کم ہونے لگی، وہ بالکل ایسے جیسے سکون میں آنے لگ گیا۔ ایک دم سے اٹھا، اس کے باپ نے چلنا شروع کیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا وہاں پر جو دربار کے پیچھے قبرستان تھا وہاں پر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب وہ جب وہاں پر جا کر بیٹھا تو خادموں نے آ کر بتایا، شاہ صاحب اٹھے، وہاں پر گئے، اس کے باپ کے ہاتھ سے وہ اگربتیاں لیں اور اس کے چاروں طرف وہ اگربتیاں لگا دیں اور حصار کر دیا۔ جو ہی انہوں نے حصار کیا، تھوڑی سی اس کے اوپر پھر وہ چیز حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن حصار کے بعد وہ نارمل ہو گیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس کے اوپر کیوں حاوی ہو، کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہم املی کے باغ پہ جنات ہیں، باقاعدہ وہ ایک جنی تھی جو اس کے اوپر حاوی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ میں وہاں پر بڑے عرصے سے رہتی ہوں، یہ پہلے بھی وہاں پر آتا ہے، یہ وہاں پر آ کر ہمیں تنگ کرتا ہے، یہ املی کے جو درخت ہے ان کے اوپر پتھر مارتا ہے، ہم نے 3-4 بار اس کو وہاں سے نکالا ہے، اس کو بھگایا ہے۔ یہ اس دن کنویں کے پاس بھی آ کر بیٹھا، اس نے بہت پتھر مارے، اس نے ہمارے بچوں کو زخمی کیا۔ پھر ہم لوگوں نے اس کو جانی نقصان دینے کی کوشش کی، اگر یہ اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگاتا ہم نے اس کو کنویں میں پھینک دینا تھا۔ اس کے بعد سے ہم لوگ اس پر حاوی ہیں کہ اس کے ہاتھوں سے ہم اس کو بھی مروا دیں گے، اس کے پورے خاندان کو بھی مار دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اب اس کو چھوڑ دو، اس کی جان بخش دو، یہ دوبارہ اس طرف نہیں آئے گا، وہ باغات تمہارے ہیں، وہ درخت تمہارے ہیں، تم لوگ ہی وہاں پر ہوگے، یہ کبھی وہاں پر نہیں آئے گا۔ لیکن وہ اس حد تک باضد تھی، وہ ایک جنی اور اس کا پورا خاندان تھا۔ باقاعدہ اس نے بتایا کہ وہاں پر اس املی کے باغ میں 7 چڑیلیں بھی رہتی ہیں جو اسی کنویں کی مقیم ہیں۔ اگر وہ چڑیلیں ہوتی وہاں پر اس ٹائم، یا وہ چڑیلیں یہ ان کے بچوں کو کچھ کہتا تو اس نے اسی ٹائم اس کو جان سے مار دینا تھا۔ اس جنی نے بتایا کہ انہوں نے پہلے دور میں اس کنویں میں بہت سے لوگوں کو مار کر پھینکا بھی ہے ان چڑیلوں نے۔ پھر اس آدمی پر شاہ صاحب نے پڑھائی کرنا شروع کی اور اس جنی کو یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جیسے وہ اگربتیاں ختم ہوتی گئیں، وہ راکھ بنتی گئی، شاہ صاحب نے پڑھائی تیز کر دی تو آس پاس سے چیخو پکار شروع ہو گئے، جس طرح سے کوئی عورتیں رو رہی ہیں۔ باقاعدہ درخت کے پاس سے بہت سی عورتوں کے رونے کی، بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں جلائے نہ، آپ ہمیں نقصان نہ دیں، کیونکہ شاہ صاحب نے اور اگربتیاں منگوا لی تھی، اور اگر وہ پڑھائی کر کے تیسری بار اگربتیاں جلاتے تو وہ جنات جل جاتے۔ جب انہوں نے دوسری بار پڑھائی کر کے ان اگربتیوں کو آگ لگائی، جلایا، تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تبھی پھر شاہ صاحب نے وہاں پر ان کو کہا کہ اپنے جانے کی کوئی نشانی دے کر جاؤ۔ اس لڑکے کے جسم کے اوپر وہ جو زنجیریں تھیں، وہ 2 زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئی، بہت موٹی موٹی وہ چین تھی لوہے کی، وہ ٹوٹی۔ اس کے بعد اسی قبرستان کے جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھا اس کی ایک شاخ ٹوٹ کر دور جا کر گری، یہ ان کی نشانی تھی وہاں سے جانے کی۔ وہ مخلوقات چلی گئیں، وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ اس لڑکے کو قریباً 2 گھنٹے کے بعد ہوش آیا
तो उसके जिस्म में बहुत दर्द था। वो पागलों की तरह सबके चेहरे देख रहा था और अपने बाप को कह रहा था मैं कहाँ पर हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इतने अरसे से था कहाँ पर। मुझे ऐसा लगता था मैं किसी अंधेरी कोठरी में हूँ, किसी कुएं में हूँ। मुझे आप सबकी आवाज़ें आती थी लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। मैं उठकर भागने की, वहाँ से निकलने की बड़ी कोशिश करता था, लेकिन 2 खौफनाक चेहरे वाली औरतें थीं जो उस दरवाजे के बाहर बैठी होती थी और मुझे बाहर नहीं निकलने देती थी। अब वो अपने सेंसेस में नहीं था, उसको वो दिखाया जा रहा था जो वो बता रहा था। उसके घर वालों के सामने वो था जो वो लोग देख रहे थे। इस तरह से जिन्नात उसके ऊपर काबिज थे और उसके ऊपर हावी थे। फिर शाह साहब ने उसके लिए एक तावीज़ दिया और ये कहा कि इसको 2 दिन इधर हमारे पास ही रहना है। ये भी 2 दिन से पहले नहीं जा सकता, इस पर पढ़ाई होनी है। अगर ये यहाँ से इस हालत में निकला तो जिन्नात इसको मार देंगे, क्योंकि वो अभी इसके ऊपर से तो जा चुके हैं, यहाँ से भी निकल गए हैं, लेकिन रास्तों में वो मौजूद हैं। आप लोगों ने भी 2 दिन यहाँ से नहीं जाना। फिर वो 2 दिन वो लोग वहाँ पर रहे। 2 दिन बाकायदा उन पर पढ़ाई होती रही उस लड़के के ऊपर। जब उस पर पढ़ाई होती थी थोड़ी सी उसके तकलीफ बढ़ती थी, उसके जिस्म में दर्द होता था, क्योंकि जिन्नात बहुत अरसे से उसके ऊपर, उसके जिस्म में मौजूद थे, हावी थे। फिर शाह साहब ने पढ़ाई की, तावीज़ात दिए। 2 दिन के बाद वो लोग वापस गए। इतनी बुरी उसकी हालत थी। ये नाना जी ने हमें एक कहानी सुनाई जो उस लड़के के हालात थे। जब हम लोगों ने सुनी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नाना जी कहते हैं कि उसका चेहरा इस हद तक हैबतनाक था, खौफनाक उस लड़के का चेहरा हो चुका था जब वो कब्रिस्तान वाले दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। बिल्कुल नॉर्मल रंगत का लड़का था, काली रंगत का नहीं था, लेकिन जब वो उस दरख्त के नीचे बैठा था कब्रिस्तान में, जो मखलूक उसके ऊपर हावी थी, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा बेहानक हो चुका था। तो ये जब हम लोगों ने कहानियाँ सुनी हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो ये नाना जी की एक और कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। लिसनर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं और माशाल्लाह से आप लोग बड़े शौक से सुन भी रहे हैं। बहुत से लोग मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी नाना जी की नई खौफनाक कहानियों में। उनको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।